जय हिंद दोस्तों। CDS 1 2020 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग। और देखिए, आपको यहाँ पे कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा। बहुत सारी बातें हैं जो बुक में कवर्ड नहीं होती हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं कवर करूँगा ही, और प्रत्येक क्वेश्चन में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बताने की, और ये प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आप CDS के अलावा अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CAPF की या सिविल सर्विसेज की, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। बिकॉज आप देखेंगे कि CDS में कई बार क्वेश्चन पूछे गए और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछ लिया गया या थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ लिया गया। और ये बात मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और पिछले 5-7 सालों के अगर आप सवाल CDS, NDA, CAPF इनके अच्छे से करके जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको 10 से 15 मार्क्स का गेन होता है। और कैसे, ये मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में दिखा दिया है किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी, बहुत ध्यान से समझना है। तो साइंस सेक्शन से स्टार्ट है। साइंस वाले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल हम हिस्ट्री क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, तो साइंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, 31 से हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है। मॉडर्न हिस्ट्री का आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? 31 दिसंबर 1929 में किस कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज के प्रोक्लेमेशन की बात की गई, यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो देखिए, 1929 के 31 दिसंबर की बात की जा रही है। तो आपको पता होगा कि हर साल दिसंबर महीने में कांग्रेस का सेशन रखा जाता था। तो ये जो 1929 वाला सेशन हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज के प्रोक्लेमेशन की बात की गई। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ये इतना खास क्यों था? देखिए, ये इसलिए खास था क्योंकि जहाँ पे अन्य जो सभाएं थी या अन्य जो समितियाँ थी, जैसे आपने नेहरू रिपोर्ट का नाम जरूर सुना होगा। नेहरू रिपोर्ट में आपको ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट के फाउंडर कौन है, मतलब नेहरू रिपोर्ट को बनाने का काम किसने किया था? चित्तरंजन दास थे, और इनके अलावा मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इनके नाम पे ये नेहरू रिपोर्ट का नाम पड़ा है। देखिए, ये सारी बातें आपको नोट डाउन करते चलनी है, और ये सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं ऑलरेडी एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी ये। तो मोतीलाल नेहरू के नाम पे ये है। और आपको ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस का यंगर कल्ट था, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए या पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अपोज किया, कोई खास इसका सपोर्ट नहीं किया, इनफैक्ट अपोज किया है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जो डिमांड की गई, वो डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या था? डोमिनियन स्टेटस का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं होता है। एट द मतलब जो फाइनल अथॉरिटी होगी, जो सॉवरेंटी होगी, वो क्राउन के हाथों में होगी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आज़ादी की बात नहीं करता था डोमिनियन स्टेटस। और डिटेल में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में। अभी मैं चाहता हूँ कि केवल इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको बताता चलूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उन सब चीज़ों से परे हट करके यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की गई। तो पूर्ण स्वराज का डिमांड किनके द्वारा रखा गया? तो ऑफकोर्स यहाँ पे कांग्रेस सेशन में ये बात, तो ये कुछ बातें थी। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताया, लाहौर सेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। तो ये तो आसान सवाल है खैर, लेकिन अन्य बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसका आंसर है लाहौर। लाहौर में उस टाइम पे, लाहौर ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान का पार्ट है आज के डेट में, लेकिन ये इंडिया का पार्ट था, क्योंकि बात की जा रही है 1929 की। और रावी नदी के तट पर, वैसे भी रावी नदी के तट पर ही है लाहौर। तो ये आपकी ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मैं काफ़ी डिटेल में चला जाऊँ, बट आपको ध्यान रखना है कि ये सभी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ये सब कुछ पूछा गया है। और मैं कोशिश करूंगा सारे पॉइंटर्स को एक साथ रिवाइज करने की। और आपका भी ये काम है कि आप ये चीज़ें सुने नहीं, बल्कि आप ध्यान दें इन पे, और हो सके तो नोट डाउन करते चले, एक बार रिवाइज कर लें। बिकॉज काफ़ी हाई चांसेस होती हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ही घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ना अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये देखिए, अभी मैंने आपको क्या कहा कि CDS का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार सिविल सर्विस में। इससे अच्छा एग्जाम्पल हमें नहीं मिलेगा। बिकॉज देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा जो एक्ट है वो रिजर्व करता है, रिजर्व का मतलब आरक्षित करता है सीटें फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है। और ऐसा एक्ट बनाया गया था इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़। यानी आपको पता होगा कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए सीट एलोकेशन में रिजर्वेशन की बात की जाती है। तो इसी बेसिस पे वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन की बात की गई थी। और ऐसा हमें किस
किस एक्ट में देखने को मिला था? क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का, या इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 का, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, या फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो इन सभी टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आपको ज़रूर कवर करना है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है। बार बार ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है इन सभी एक्ट से घुमा फिरा करके क्वेश्चन। तो पहले इसके आंसर पर बात करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये सिविल सर्विसेज में पूछ लिया गया। दोस्तों आंसर तो मैं डिस्कस करूंगा ही, पर उससे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। ये 2021 का है, सिविल सर्विसेज का। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसके बेसिस पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। पहले में कहा जा रहा है कि जो मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म है 1919 का, वो ये रिकमेंड करता है, यानी यह सलाह देता है कि वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए ऑल द वुमेन्स अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी वैसी वुमेन जिन्होंने 21 ईयर की एज को अटेन कर लिया है, उनसे ऊपर की एज की सभी महिलाओं को वोटिंग राइट दिया जाए। ऐसी अनुशंसा करता था ये मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और दूसरे स्टेटमेंट में तो ये कहा जा रहा है कि जो भारत सरकार का अधिनियम है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। तो पहला तो कोई भी बता देगा कि ये गलत है, बिकॉज एक तो बात की जा रही है 1919 की, ऊपर से बात की जा रही है वोटिंग राइट्स की, और ऊपर से वुमेन के लिए। तो ये सभी बातें आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमें आज़ादी के बाद ही ऐसी वोटिंग राइट देखने को मिली सभी के लिए। तो फर्स्ट तो आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता था। असली दारोमदार जो इस क्वेश्चन के अंदर था वो सेकेंड स्टेटमेंट था, और ये काफ़ी टफ भी है अगर आप देखें तो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर आपको बताना है वुमेन के लिए रिजर्व सीट। तो देखिए ये सही है, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 2 ओनली। नाउ मैं इस पर डिटेल से बात करता हूँ कि ये स्टेटमेंट सही है। तो अभी हम लोग कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं? ये CDS 1 2020 है, और सिविल सर्विसेज में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया वो 2021 का है। मतलब 1 साल के बाद ही अगर आप देखें तो ये टफ वाला स्टेटमेंट पूछ लिया गया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर करके जाते हैं एग्जाम देने, तो काफ़ी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कई सारे प्रोविज़न हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, बट इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और उन सभी वीडियोज़ को आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, और ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में आई थिंक 50 से भी ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर के, और सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, या 1935 के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर कवर कर लें, और यहाँ पर मैं इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज ये ऑलरेडी कवर्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज डिमांडेड बाय द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे इन 1931। अब ये टफ क्वेश्चन है, अगर आप स्पेक्ट्रम के अंदर भी देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा बस इनके बारे में एक लाइन में बता दिया गया है। सो अगर आप देखें तो CDS 2017 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के बारे में, और नॉट करेक्ट आपको बताना था। इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो है ऑप्शन बी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर अनटचेबल्स। देखिए यहाँ पे रिजर्व सीट और सेपरेट इलेक्टोरेट के बीच आपको फ़र्क पता होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि अगर किसी कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में उसी कम्युनिटी के लोग वोट करते हैं। लेकिन रिजर्व सीट का मतलब होता है सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। तो अगर आपने पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा होगा जो 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच, तो इसमें भी आपने समझा होगा कि रिजर्व सीट और सेपरेट इलेक्टोरेट के बीच क्या मतभेद थे। तो इस क्वेश्चन के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल से बताना था, बिकॉज ये चीज़ किसी भी रूटीन बुक में कवर नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिविल सर्विसेज में भी नहीं पूछा गया है अभी तक तो इस एसोसिएशन से, तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है आगे पूछे जाने की। तो देखिए 1932 में एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। 1932 में एक मीटिंग आयोजित की जाती है, नाम है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। तो ये जो एसोसिएशन होती है या ये जो इंस्टीट्यूशन होती है, ये दिल्ली में इनका मीटिंग होती है। और यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इस स्टेटमेंट में भी है, ऑप्शन में भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन नागपुर विद MC राजा एज फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो यही आपको नोट करना है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन होते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के, MC राजा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं ये, हालांकि हिस्ट्री बुक्स में इनका कोई खास अगर आप देखें तो बताया नहीं गया है, बट आपको ध्यान रखना है कि दलित के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हैं ये MC राजा। और इनमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है
है कि जो 1932 में मीटिंग होती है उनमें जो दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, पहली तो हिंदू महासभा और दूसरी दलित क्लासेस, इन दोनों के बीच में समझौता होता है और ये बेसिकली डिमांड करते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट्स की, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन जो होती हैं ये फेवर करती है अंबेडकर के डिमांड को फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये बात गलत है, सेपरेट इलेक्टोरेट को डिमांड नहीं की जाती बल्कि जॉइंट इलेक्टोरेट की डिमांड की जाती है। आई होप आपको दोनों के बीच फ़र्क पता है, जॉइंट इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट के बीच। डिटेल में हम बात करेंगे जब पूना पैक्ट पर बात करेंगे, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन में ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी यहाँ पे, और तो बारी बारी से देख लेते हैं। पहले में कहा जा रहा है ये फैक्चुअल है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ये नागपुर में फॉर्म की गई और फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं MC राजा। सेकंड देखिए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वाज नॉट अटेंडेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये बात भी बिल्कुल सही है, अटेंड नहीं किया जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। और रीज़न मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बात की जा रही सेपरेट इलेक्टोरेट की, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा डिमांड की जाती है, यहाँ पे मैंने बताया जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की जाती है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है जॉइंट इलेक्टोरेट की। और यही रीज़न भी है इस क्वेश्चन के गलत होने का, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया था, तो इस वजह से हमारा ये लास्ट वाला ऑप्शन सही आंसर बनता है। और तीसरा भी बिल्कुल सही है, अम्बेडकर रिजाइन फ्रॉम ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन एंड फॉर्म्ड हिज ओन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ये, आई नो, बट ये जो है वो आपको ध्यान रखना है इसमें। और एक सेपरेट वीडियो मैं लूँगा, उस पर मैं सारे एंटी कास्ट मूवमेंट पर डिटेल से बात करूँगा, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के बारे में कि MC राजा के द्वारा ये फाउंड किया जाता है और जॉइंट इलेक्टोरेट की डिमांड की जाती है, जबकि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस की स्थापना की जाती है अम्बेडकर के द्वारा और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की जाती है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर कन्फ्यूजन आ सकता है। और भी कुछ इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, जैसे ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के साथ, लेकिन आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये फाउंड की गई है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसे हरिजन सेवक संघ भी कहते हैं। और ये फाउंड कब की गई? सितंबर 1932 में। और इसके बाद आपको पता होगा कि गांधी जी के द्वारा वीकली पत्रिका भी निकाली जाती थी जिसका नाम था हरिजन। और अंबेडकर जी के बारे में मैंने बताया, डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन यानी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई, ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। वैसे ये तो कई बार पूछा भी गया एग्जाम्स के अंदर, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की जाती है? 1924 में। किनके द्वारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। तो ये पॉइंटर भी ध्यान रखना है। इसके बाद इस पर अखबार भी निकाला जाता है बहिष्कृत भारत के नाम से। तो बहिष्कृत भारत के नाम से जो अखबार निकाला जाता है वो मराठी भाषा में होता है। आई नो ये काफ़ी सारे फैक्ट हैं, बट ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 1927 में मराठी भाषा में ये अखबार निकाला जाता है बहिष्कृत भारत के नाम से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, काफ़ी डिटेल्ड हो गया, बट ये एक क्वेश्चन से हमने कई सारे क्वेश्चंस को कवर किया। आप देखेंगे धीरे धीरे हिस्ट्री में जब हम लिंकेज बना करके चल रहे हैं एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से लिंक करने की, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। जब आप एक क्वेश्चन के किसी फैक्ट को देखेंगे तो बाकी फैक्ट्स भी आपको ध्यान हो जाएंगे। और हिस्ट्री समझने का यही तरीका है कि आप इंटरलिंक करें। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो बाकी चीज़ें हमने रिवाइज की, और यही सही तरीका है, तभी आप सारी चीज़ें को रिलेट करके याद रख पाएंगे। तो जिस क्वेश्चन में डिटेल की आवश्यकता होगी उसी क्वेश्चन में हम कवर करेंगे। अभी जैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को। सिंपली पूछा गया है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के वन ऑफ द फाउंडर कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और द्वारकानाथ टैगोर, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस क्वेश्चन के सोर्स पर बात करते हैं। तो ये फाइन आर्ट्स वाली बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
चैप्टर 6 द बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। और अलग अलग तरह के पेंटिंग्स के बारे में आपको ध्यान भी होना चाहिए। कंपनी पेंटिंग थी, और उसके बाद राजा रवि वर्मा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है जब बात आती है इंडिया में पेंटिंग्स की। तो इनफैक्ट आप विकीपीडिया पे जाएंगे और किसी भी हिस्टोरिकल फिगर को, किसी भी माइथोलॉजिकल फिगर को भी इनफैक्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पे इनकी पेंटिंग ज़रूर निकल करके आएगी, राजा रवि वर्मा की। और ये इसके बाद बात करेंगे अगर हम लोग बंगाल स्कूल की, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, और ये मेन आर्टिस्ट होते हैं और मेन क्रिएटर भी होते हैं। और यहाँ पे बात करें अगर हम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाउंडर हैं। नाम आपको ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा गया है। तो अभी रिसेंटली CAPF में एक टफ क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो आर्ट वर्क है सिस्टर निवेदिता के द्वारा फर्स्ट मास्टरपीस कहा गया इंडियन आर्ट का। तो सिस्टर निवेदिता के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये आयरलैंड से थी, और ये जब भारत आती हैं तो ये बाद में स्वामी विवेकानंद की शिष्या बन जाती हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और वैसे इनका वास्तविक नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, आयरलैंड से थी। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर है भारत माता, और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा पेंट किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, आपको ध्यान रखना है भारत माता का नाम। और ये पेंट किनके द्वारा किया गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये सिविल सर्विसेज का काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आई थिंक 1999 का है। और पूछा गया था कि जो पेंटिंग की जाती है अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ये इनकी थीम क्या है, तो रिवाइवलिस्ट थीम होती है। ये भी ध्यान रखिए, रिवाइवलिस्ट थीम होती है। तो इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे और भी कई सारी बातें हैं शांति निकेतन के विषय में हैं, और भी कई सारी पेंटिंग्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान सक्सीडेड इन फाइनली ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्कने चहलगानी। तो तुर्कने चहलगानी के पावर को डिस्ट्रॉय करके फाइनली कौन से सुल्तान यहाँ पे सक्सीड होते हैं गद्दी को प्राप्त करने में। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। आपको ध्यान रखना, ये नहीं पूछा जा रहा है कि तुर्कने चहलगानी के फाउंडर कौन है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए। और अगर ऐसा पूछा जाता है कि तुर्कने चहलगानी यानी जो ग्रुप ऑफ 40 है, तुर्कने चहलगानी का मतलब है ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। 40 नोबल्स का ये ग्रुप होता है, जिसे चालीसा भी कई बार कहा जाता है। तो इल्तुतमिश के द्वारा ये फॉर्म किया जाता है। नाम ध्यान रखिए किनके द्वारा फॉर्म किया जाता है, स्लेव डायनेस्टी के रूलर होते हैं इल्तुतमिश, स्लेव डायनेस्टी के थर्ड रूलर होते हैं इल्तुतमिश, इनके द्वारा फाउंड किया जाता है तुर्कने चहलगानी, जिसे हम लोग ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स कह रहे हैं। और ये बेसिकली एक 40 नोबल्स का ग्रुप होता है जो कि काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं आगे चल के, और ये सुल्तान को बहुत बार एडवाइस भी करते हैं अलग अलग मुद्दों पे। और ये कई बार इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि इनके जो मेन सहमति होती है उसके खिलाफ जा कर के कोई भी राजा गद्दी में नहीं आ सकता, और इनके पावर को फाइनली ब्रेक किया जाता है बलबन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, और इस पर कभी और डिटेल में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक एक जो क्वेश्चन है वो पूरा आपका टॉपिक है, और जब तक आप उस टॉपिक के डेप्थ में जा करके उसे नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन आपसे क्रैक नहीं होंगे। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन, आसान वाले क्वेश्चन तो बन जाएंगे, बट फिर कुछ जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा अगर आपको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। तो आप अपने राय बता सकते हैं कि आप इतनी डिटेल चाहते हैं या फिर मैं डायरेक्ट आंसर बता करके आगे बढ़ूं, और आप अपने सुझाव लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लेकर के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।